देखने का प्रयास करेंगे। डायामैग्नेटिक, ठीक है, पूछ रहा है डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी होती है, कितनी होती है? तो हमको पता है सर कि जो डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी होती है, पहले तो फेरो की कितनी होती है, वो लगभग 1000 के करीब होती है ससेप्टिबिलिटी। पैरा की बात करें तो लगभग 1 होती है, 1 से हल्की सी ज़्यादा होती है, यानी 1.00001, ये 1 से ज़्यादा हो गई, ये कहानी होती है। और जो हमारी डाया होती है, डाया उसकी 1 से कम होती है। 1 से कम मतलब फिर वही कहानी 0.00000, ये सही है। तो 1 से कम ये हो गया, तो है तो 1 से कम ही ना, हाँ सर 1 से कम है। तो मेरी डाया जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि सर जो हमारी सी है डायामैग्नेटिक है वो क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, प्रतिचुंबकीय को ही डायामैग्नेटिक बोलते हैं और ये निगेटिव होती है। इसके एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन, सिलिकॉन, कॉपर, वाटर इत्यादि, ये सब जो होते हैं हमारे किस में चले आते हैं, हमारे चले आते हैं प्रतिचुंबकीय वाले में। ठीक है, जिसको हम लोग डायमैग्नेटिक कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरी टेम्परेचर वह ताप है जिस पर, यानी क्यूरी तापमान कौन सा तापमान है? हमको पता है कि सर किसी चुंबक को भी चुंबकन करना है, यानी किसी चुंबक को थोड़ा वीक चुंबक बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, या तो उस चुंबक पे हैमरिंग करो यानी चोट करो, या फिर उसको हीट करो। क्या करो, हीट करो, हीट ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट, या तो हीट ट्रीटमेंट करो। तो हम इसमें क्या करते हैं, कुछ हद तक किसी चुंबकीय पदार्थ पर जब ताप देते हैं, और वो चुंबकीय पदार्थ कैसा होता है, वो होता है फेरोमैग्नेटिक। कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक। तो ताप देने पर अगर फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, हमारा कहलाने जाने लगता है कि सर ये हमारा क्यूरी तापमान है। जब फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में परिवर्तित हो जाए, पैरामैग्नेटिक में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, सॉरी पैरा कह रहे हैं, डाया, जब फेरो हमारा डाया में परिवर्तित होने लगे, तब समझ जाइए कि हमारी क्या है, क्यूरी तापमान है। तो मैं कह सकते हैं कि सर जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डायामैग्नेटिक में परिवर्तित होने लगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूरी तापमान बोलते हैं। यानी फेरोचुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक किस में बदल जाएगा, डायामैग्नेटिक में बदल जाता है। सही है, तो इसको याद रखना, क्यूरी तापमान का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप से प्रभावित रहती है? यानी ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप से अप्रभावित रहती है? तो फेरो का तो होता है जी, देखो पैरा का भी होता है, डाया जो होता है वो क्या होता है हमारा, अप्रभावित होता है। क्योंकि फेरो को भी बताया ना कि जब तापमान बढ़ता है तो फेरो किस में बदल जाता है, डाया में बदल जाता है। और पैरामैग्नेटिक भी क्या होता है, सब्सिट्यूट होता है तो वो बदल जाता है, मगर डायमैग्नेटिक जो होता है इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी चुंबक है तो चुंबक रहेगा, विचुंबकन है तो विचुंबकन ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का उपयोग विद्युत चुंबकन बनाने के लिए किया जाता है? ठीक है, विद्युत चुंबकन। अब देखो विद्युत चुंबकन तुम इसका प्रयोग करोगे जो क्या हो, टेम्पोररी परमानेंट हो, सॉरी टेम्पोररी मैग्नेट हो, यही होगा ना, विद्युत चुंबक टेम्पोररी मैग्नेट होगा। यानी इसमें क्या होगा सर, इसमें जो कहानी होगी वो ये होगी कि इसमें रिटेंटिविटी धारण क्षमता बहुत कम होगी। और धारण क्षमता होती किसकी कम है, तो सर ये जो धारण क्षमता होती है
वो कम होती है हमारी। देखो अल्निको से भी क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जाते हैं मगर परमानेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। कोबाल्ट स्टील से भी बनाए जाते हैं, टंगस्टन स्टील के भी बनाए जाते हैं, मगर वो सब क्या बनाए जाते हैं, परमानेंट कृत्रिम तरीके से बनाए जाएंगे। ये मिक्सचर मिला के भी वही करते हैं, म्यू मेटल भी मिला के हम क्या करते हैं, परमानेंट ही बनाते हैं मगर आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। और जो नेचुरल तरीके से परमानेंट बनता है उसको बोलते हैं Pb3O4, जिसको लोड स्टोन बोलते हैं, सही है। चलो तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सर हमारा हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन या फिर कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलेगा सिलिकॉन स्टील, इसका प्रयोग हम परमानेंट मैग्नेट के लिए करते हैं, सॉरी टेम्पोररी मैग्नेट के लिए करते हैं, सही है। तो हमारा नाम लो रहा है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। देखो अब इस तरीके के क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन है, इस तरीके के क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड में हैं, सही है ना। तो ट्रेंड में है तो ट्रेंड में रहो। चलो तो क्वेश्चन क्या है, समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण बल होता है, एकदम सही बात है। समान ध्रुव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, ये तो सही है। समान दिशा में धारा प्रवाहित सीधे समानांतर के बीच में आकर्षण बल होता है, समान दिशा में, सॉरी समान दिशा में होता है आकर्षण बल, हाँ जी, जब समान दिशा में होते हैं तो आकर्षण बल होता है। तो यानी ये भी यस, ये भी सही है, यानी हमारे अब दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों सही है, फर्स्ट और 2 सेकेंड दोनों सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या क्वेश्चन था, 1 मीटर लंबी कोर की प्रति mm 10 टन है, ठीक है, प्रति सेमी 10 सेंटीमीटर 10 टन है, ठीक है, हो जाएगा। क्या क्या बोला है देख लेते हैं। एक मीटर लंबी कोर में प्रति सेमी 10 टन है, ठीक है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाह हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रति सेमी 10 टन है। 1 मीटर लंबी है, पर सेमी कितनी है, पर सेमी सर हमारी है 10 टन है, पर सेमी यानी कितने होते हैं 1 मीटर में, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 सेंटीमीटर इसको लिख देते हैं। चलो तो जब ये 100 सेंटीमीटर हो गया तो 1 में 10 टन है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने टन हो जाएंगे, तो कहोगे गुणे 10, यानी टोटल कितने हो गए, 1000 हो गए। कितने एम्पीयर की धारा आ रही है, 2 एम्पीयर की। तो एमएमएफ निकालना है, तुमको पता है एमएमएफ बराबर क्या होता है, N × I। N का मान दिया है 1000, I का मान दिया हुआ है 2, सॉल्व करो तुमको मिलेगा लगभग 2000, लगभग क्या एग्जैक्ट मिलेगा 2000 मिलेगा ना, क्या मारा 2000 एम्पीयर टन। यहाँ पे 2000 एम्पीयर टन एकदम सही हो जाएगा, सही है। देखो बहुत लोग क्या करते हैं 10 × 20 करते हैं, पराना करते हैं, मगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पर सेंटीमीटर दिया हुआ था ना, इसलिए ऐसा करना पड़ा। चलो अगला, आरोपित चुंबकीय बल तथा पदार्थ के चुंबकत्व के बीच का संबंध कौन दर्शाता है, यानी चुंबकीय बल और चुंबकत्व के बल का संबंध कौन दिखाता है, चुंबकीय बल, ये पूछा है ना, मैग्नेटाइजिंग फोर्स H से दिखाते हैं, और पदार्थ के चुंबकत्व के बीच का कौन दिखाता है, तो ये तो BH कर्व है, तो तुम्हारा चुंबकीय घनत्व के बीच और चुंबकीय बल के यानी B तथा H के बीच दिखाता है। क्यूरी वाइज नियम टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। माइकल फैराडे एक कूलम्ब का बल का नियम, तो ये तो पहले इसको काट के हटा देते हैं, ये होगा नहीं, ठीक है। चुंबकत्व का नियम, क्यूरी वाइज नियम नहीं, टेम्परेचर से रिलेटेड है। माइकल फैराडे चुंबकत्व नहीं, हमारा क्या आ जाए, चुंबकत्व है ना, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, BH कर्व यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
जो कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं ग्राफ की बात करें तो ड्रॉ कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारा h होता है, यहाँ पे हमारा b होता है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? b। ठीक है। और समीकरण की बात करें तो होता है b बराबर म्यू नॉट h। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक के लिए पदार्थ होनी चाहिए कैसी? उच्च चुंबकशीलता, उच्च निग्राहिता, उच्च ससेप्टिबिलिटी या उच्च धारणा शक्ति। तो उसके अंदर जो धारण शक्ति होती है वो क्या होनी चाहिए? वो इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो रिटेंटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उच्च धारण शक्ति। ठीक है, सही है, यानी इसको बोल सकते हैं कि रिटेंटिविटी उच्च होनी चाहिए, धारण शक्ति बहुत उच्च होनी चाहिए। सही है। चलो अगला, यानी एक बार जब ले ले तो उसके अंदर अपने अंदर क्या कर स्टोर करके रखने की कैपेबिलिटी हो, तो ऐसे को बोलते हैं धारण शक्ति। सही है। चलो अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? जब अवशिष्ट चुंबक समाप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चुंबकीय डीगेजिंग, चुंबकीय विरूपण, मैग्नेटिक्शन या फिर निग्राहिता बल, जिसको बोलते हैं कोरेसिव फोर्स। कोरेसिव फोर्स कैसे बोलते हैं? जब ग्राफ बनाते हैं तो देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है तुम्हारा, ऐसे बनता है ना। ये बनता है। अब जो तुम्हारा ये है, यही तुम्हारा कोरेसिव बल है, इतना ये जो दूरी दी है यही कोरेसिव बल है। और इससे क्या हो रही है? तुम्हारे बी का मान कम हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? चुंबकत्व समाप्त हो रहा है। तो इसको बोल सकते हैं सर निग्राहिता ही जो होती है कोरेसिव फोर्स, वही हमारे अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करती है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। BH लूप का क्षेत्रफल जितना कम होगा हिस्टैरिसीस हानि उतनी ही कम होगी। सही बात है। हिस्टैरिसीस, ये जो कर्व होता है, ये जो अभी ग्राफ बनाए थे, ये वाला ग्राफ बनाया था ना कुछ ऐसे पत्ती वाला, या देखोगे बनते हुए बनाई देते हैं, ऐसे रहता है। ये जो ग्राफ बनाते हो, ये जितनी चौड़ी होगी, इसके अंदर का जितना ही क्षेत्रफल जितना ही अधिक आएगा, तो मत जाओ, हिस्टैरिसीस लॉस भी उतना ही ज़्यादा हो रहा है। सही है। तो इसको कम करोगे तो वो भी कम हो जाएगा। अगला, निरपेक्ष चुंबकशीलता की इकाई होती है। निरपेक्ष चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है? चुंबकशीलता यानी क्या बोलते हैं उसको? परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी की इकाई एक ही होती है जिसको क्या बोलते हैं? हेनरी पर मीटर। क्या बोलते हैं? हेनरी पर मीटर। सही है। इसका रखना इकाई क्या होती है? यानी म्यू नॉट की इकाई होती है हेनरी पर मीटर। और अगर निर्वात की बात करें तो कितनी रहती है? 4 पाई गुणे 10 के खाते -7 हेनरी पर मीटर। सही है। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा है ध्यान से देखना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। क्वेश्चन देख लो कि कूलम्ब के अनुसार किसी माध्यम में रखे दो पोल्स के मध्य बल उनकी दूरी के क्या होता है? सही है, वर्ग के वेग समानुपाती होता है ना। सबको पता है वर्ग के वेग समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि ये पता है F जो होता है वो समानुपाती Q1 × Q2 के होता है और डिवाइडेड बाई वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी है दो के बीच में, तो कह सकते हैं कि सर हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? यही सही आंसर हो जाएगा। तो ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलो अगला, ये इजी सवाल था और क्वेश्चन यही सब पूछेगा जी तुमसे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में 6 महीने में पूछे गए। तो सेशन को देखते रहो और तुमको जरूर लाभ मिलेगा। और प्रभु चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर जरूर कर देना। चुंबकीय परिपथ की चुंबकशीलता परिपथ में क्या समान होता है? जैसे चुंबकीय परिपथ में चुंबकशीलता होती तो विद्युत परिपथ में क्या होगा? तो जैसे इसमें चुंबकशीलता होती है
उसी तरह उसमें क्या होती है, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस नहीं। तो जैसे इसमें चुंबकशीलता होती है उसमें वैसे होना चाहिए था विद्युतशीलता, ठीक है, गलत दिया है। जैसे इसमें परिपथ में चुंबकशीलता होती है तो इसमें क्या होती है, विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता होती है, ये गलत दे दिया है, ठीक है, विद्युतशीलता होनी चाहिए थी। विद्युतशीलता यानी जैसे उसमें परमियाबिलिटी होती है, जैसे उसमें म्यू नॉट होता है ना, इसमें क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, तो एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, तो दिया नहीं है इसलिए इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है, ये होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरो चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता कितनी होती है, फेरोमैग्नेटिक, सबको पता भी पता है, फेरोमैग्नेटिक यानी उसकी जो चुंबकशीलता होती है म्यू नॉट की, म्यू की वैल्यू वो हमेशा 1000 के लगभग होती है, 1000 से ज़्यादा ही होता है, तो ये यानी बहुत ज़्यादा होता है। तुलना करें फेरो और पैरा और डाया से, तो सही है। तो ये क्या कह सकते हैं इसमें, सर इकाई से बहुत अधिक होती है, अधिक तो होती है मगर कितनी, बहुत अधिक होती है, लगभग 1000 होती है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, ओवरहेड लाइनों के चालक तार में धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, दक्षिण की ओर से देखने पर चुंबक क्षेत्र की तीव्र दिशा कैसी होगी। अच्छा, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर बना के दिखा जाए, ये हमारा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, धारा किधर से किधर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है, यानी धारा इस तरीके से जा रही है, सही है। यानी कहना चाहें तो धारा हमेशा इस तरीके से बह रही है, यानी क्लॉकवाइज बह रही है, सही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। और दक्षिण की ओर से देखने पे, दक्षिण की ओर से देखने पर जो हमारी धारा होगी वो कैसे होगी, तो हमको पता है कि जब धारा इस हिसाब से बहती है, इस हिसाब से बहती है तो हमारी कौन सी होती है, तो ये हमारी होती है साउथ पोल होती है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सर जी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब इसको दक्षिणावर्त वामावर्त में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, देख लेना दक्षिणावर्त किसको बोलते हैं, वामावर्त, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज आंसर हो जाएगा, यानी सुई की दिशा में, ठीक है। दक्षिणावर्त वामावर्त में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। चलो अगला, निम्न में से किसका प्रतिष्ठव्य उच्च होता है, यानी रिलक्टेंस किसका उच्च होगा, तो बोलोगे सर जी जो रिलक्टेंस होता है सबसे अधिक किसकी होती है, हमारी वायु की होती है, सही है। सबसे अधिक रिलक्टेंस वायु की होती है। लोहा में भी क्या होता है, रिलक्टेंस कम होता है, यानी फ्लक्स आसानी से प्रवाह हो सकता है, सिलिकॉन स्टील में तो सबसे बेस्ट है, और कोबाल्ट में भी हो सकता है, मगर जो रिलक्टेंस अधिक होता है वो सबसे अधिक वायु की होती है। रिलक्टेंस की क्या कहना चाहो तो 1/1 हेनरी भी लिख सकते हो, ठीक है, क्या 1/1 हेनरी भी होता है, नहीं तो फिर क्या हो सकता है, इसको और लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं mmf/वेबर भी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है, सही ना। यानी इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, एम्पियर टर्न पर वेबर, जो अधिकतर पूछा जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वायु सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप बाबू आज का सेशन समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड यही सब सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, और ये सब पूछे भी गए हैं, सही ना, ISPC ये सब में पूछे गए हैं। तो सेशन पसंद है बाबू तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है बाबू, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।